हेलो 12th स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास में बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर को डिस्कस किया था। आज अपन जो चैप्टर डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का 7 का चैप्टर है, क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट दोनों चैप्टर है जो ओपन इकोनॉमी के पार्ट है। ओपन इकोनॉमी क्या होती है पहले अपन ये समझते हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब ये होता है जब हमारे देश के गवर्नमेंट के कोई भी तरह के इकोनॉमिक रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ में होते हैं तो वो आता है ओपन इकोनॉमी के अंदर। कोई भी दूसरी कंट्रीज के साथ में जब हमारे देश के इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं, जैसे हम दूसरे देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर की कंट्रीज आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, हमारा फॉरेन ट्रेड चलता है दूसरे कंट्रीज के साथ में, तो हम ओपन इकोनॉमी में उसको ट्रेड करते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अपन ने क्या पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटमेंट व्हिच रिकॉर्ड द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपन ने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एक कंट्री दूसरी जितनी भी कंट्री है उनके साथ में जो भी लेन देन करती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है, उसके बदले उनको जितनी भी रिसिप्ट होती है, जितना पैसा रिसिप्ट होता है, जितना भी वो पेमेंट करते हैं उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो जब अपन दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे मान लो सपोज करो आप इंडिया है जो अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो अमेरिका इंडिया को पेमेंट कैसे करेगा, इंडिया अमेरिका को पेमेंट कैसे करेगा, किस तरीके से फॉरेन पेमेंट किया जाएगा, वहां की गवर्नमेंट आपको पेमेंट कैसे करेगी, यहाँ की गवर्नमेंट आपको पेमेंट किस तरीके से करेगी और पेमेंट किस फॉर्म में करेगी। यदि इंडिया और अमेरिका का ट्रेडिंग चल रहा है, मान लो अपन ने एक्सपोर्ट किया अपन ने इंडिया के बाद अपन ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, अब इंडिया का गुड्स और सर्विस आप अमेरिका को बेच रहे हो तो अमेरिका आपको पेमेंट डॉलर में देगा या इंडियन करेंसी में देगा, आपको पेमेंट किस में करेगा और पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये चीज अपन पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बड़े क्लासेस में जाएंगे आप फेमा और फेरा पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज किया जाता है, दो देशों की करेंसी कैसे एक्सचेंज की जाती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये आप बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी अपन क्या पढ़ते हैं, बेसिक एकदम सिंपल वे में पढ़ते हैं, बड़े क्लास के हिसाब से अपन नहीं पढ़ता, अपन अपनी 12th के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, समझ में आ जाए अपने को अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ पे देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर क्या है कि रेट वर्ड क्या है, सबसे पहले क्या है RATE, रेट वर्ड क्या है, रेट वर्ड का मतलब क्या होता है प्राइस, और रेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है प्राइस। प्राइस किस चीज की, एक मिनट, हाँ प्राइस किस चीज की आपको प्राइस देनी है। देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझना, रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो एक बार नॉर्मली अपन समझते हैं, आप दुकान पे गए, आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, उस सामान का आप क्या करोगे पेमेंट करोगे। जैसे एग्जांपल लेना, मैं मार्कर परचेज करके लेके आया, कोई भी मार्कर परचेज करके लेके आया, किसी ने मेरे से पूछा पुखराज इस मार्कर की रेट क्या है, तो जितना मैंने इसके लिए अपने जेब से पेमेंट किया, मॉनेटरी पेमेंट किया, वो इसकी रेट होगी। यदि मैंने इसके 20 रुपीज दिए तो इसकी रेट कितनी होगी 20 रुपीज, यदि मैंने इसके 100 रुपीज दिए तो इसकी रेट कितनी होगी 100 रुपीज। इसका मतलब इंडियन करेंसी के मैंने 100 यूनिट मैंने पे किए तो इसकी रेट क्या होगी 100 रुपीज होगी। यदि मैं इसके 20 रुपए देता, 25 रुपए देता, 40 रुपए देता, उसकी रेट कितनी होगी 40 रुपए। यानी आप जितनी अपने करेंसी के यूनिट पे करेंगे वो उसकी रेट होगी। रेट मींस प्राइस। तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रेट का मतलब क्या हो, यहाँ पे रेट का मतलब हो गया प्राइस किसका, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या हो गया फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या हो गया फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। आई बात समझ, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया फॉरेन करेंसी की रेट क्या होगी। यानी मान लो सपोज करो कि आप दूसरी कंट्री के साथ दूसरी कंट्री की करेंसी आप परचेज करना चाहते हो तो उसकी रेट क्या होगी, समझना। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब हो गया कि फॉरेन करेंसी की रेट क्या है, किसी भी कंट्री की करेंसी का एक यूनिट लेने के लिए हम हमारी कंट्री की कितनी करेंसी की यूनिट उनको पे करते हैं। जैसे एग्जांपल, आप अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग चल रहा है, अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग चल रहा है, तो मान लो आप अमेरिका का $1 लेना चाहते हो, यानी अमेरिकन करेंसी का एक यूनिट, $1 मतलब 1 यूनिट ऑफ अमेरिकन करेंसी लेना चाहते हो, तो मान लो आप क्या करो 70 रुपीज आप इंडिया के पे कर लो, क्या कर रहा 70 रुपीज इंडिया के पे करो, तो $1 की रेट कितनी होगी 70 रुपीज।
इसी तरीके से मान लो सपोज करो कि अमेरिका 1 रुपया लेना चाहता है, अमेरिका को 1 रुपया चाहिए और अमेरिका उसके लिए क्या कर रहा है 60 सेंट्स दे रहा है। क्या दे रहा है 60 सेंट। 100 सेंट से $1 बनता है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अभी रेट चल रही है, जरूरी नहीं है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। 1 रुपए के लिए अमेरिका 60 सेंट्स देता, तो अमेरिका से पूछेंगे भारतीय करेंसी की रेट क्या, तो बोलेंगे 60 सेंट्स। हमसे पूछेंगे कि अमेरिका के डॉलर की रेट क्या, तो हम बोलेंगे 70 रुपीस। तो किसी भी कंट्री के करेंसी का एक यूनिट लेने के लिए आप अपनी कंट्री की करेंसी की कितनी यूनिट उनको देते हो, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द rate at which to obtain 1 unit of another country's currency you paid, the number of units you paid of your own country's currency is called the foreign exchange rate। आप किसी भी कंट्री की करेंसी की एक यूनिट लेने के लिए आप हिंदुस्तान के जिस देश के आप रहने वाले हो उस देश की कितनी करेंसी उनको पे करते हो, दैट इज द रेट ऑफ दैट करेंसी। जैसे पाकिस्तान वालों से पूछते हैं भाई कि भाई इंडिया की करेंसी रेट क्या, तो बोलेंगे 2 रुपए, क्योंकि वो इंडिया का 1 रुपया लेने के लिए वो पाकिस्तान के 2 रुपए देते हैं। नेपाल वालों से पूछेंगे कि भाई इंडिया की करेंसी रेट क्या, बोलेंगे 1.5 रुपीस। इसका मतलब वो इंडिया का 1 रुपया लेने के लिए वो क्या करते हैं, नेपाल के 1.5 रुपया देते हैं। आई बात समझ में अच्छे से। अब ये रेट डिटरमाइन कैसे होती है, इस रेट को डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से इस रेट को डिटरमाइन करते हैं, इसके 2 मेथड होते हैं। इस रेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं, इसके 2 मेथड होते हैं। आज अपन इस क्लास में सिर्फ एक ही मेथड पढ़ेंगे, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ेंगे, क्लास ओवर करेंगे। कल अपन इसके सेकंड या नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके सेकंड मेथड पढ़ेंगे। इसके 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है, नंबर 1 मेथड है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड। पहला मेथड कौन सा है, फिक्स एक्सचेंज रेट मेथड। दूसरा मेथड कौन सा, फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज रेट मेथड, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड। फिक्स्ड एक्सचेंज में क्या होता है, ये बोलता है कि इस मेथड के अंदर, इस मेथड में गवर्नमेंट द्वारा रेट फाइनल की जाती है। आई बात समझ क्या बोल रहा है, इस मेथड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट द्वारा रेट तय की जाती है। यानी फिक्स एक्सचेंज रेट मेथड में जिन 2 कंट्रीज आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है उनकी सरकार मिलकर वो तय करती है कि इसकी रेट क्या होगी। जैसे मान लो हमारी गवर्नमेंट ने तय करती है भाई $1 खरीदना है तो आपको 70 रुपए देने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट ने रेट तय कर दी। गवर्नमेंट ने बोल दिया $1 आपको चाहिए तो आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने बोल दिया 1 पाउंड आपको चाहिए तो 120 रुपीस आपको पे करने पड़ेंगे। आई बात समझ में। तो जब गवर्नमेंट ये रेट तय करती है इसको बोलते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट मेथड के अंदर हमेशा जो एक्सचेंज रेट होती है कौन तय करती है, गवर्नमेंट तय करती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर 2 मेथड, इसके अंदर 2 अलग अलग मेथड है। इसके अंदर पहला मेथड है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। पहला मेथड कौन सा है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। और दूसरा है ब्रिटेन वुड सिस्टम। ब्रिटेन, या इसको बोलते हैं एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, पैग सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एडजस्टेबल पैग सिस्टम क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा रीजन। पहले अपन पढ़ते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड फिक्स मेथड, ये फिक्स मेथड में कौन तय करती है, गवर्नमेंट ही रेट तय करती है। आई बात समझ में। इसका मतलब इन 2 के अंदर भी गवर्नमेंट तय करेगी, लेकिन रेट तय कैसे, किस तरीके से तय की जाएगी ये समझना। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता है कि जब किसी भी कंट्री की करेंसी गोल्ड में एक्सप्रेस की जाती है, कैसे, अभी आपने बोला 1 अमेरिकन डॉलर, 1 अमेरिकन डॉलर इक्वल्स टू 70 रुपीस, यू आर एक्सप्लेनिंग द करेंसी। आई बात समझ। ये बोलो 1 अमेरिका का डॉलर 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है, तो आपने उस डॉलर को गोल्ड के फॉर्म में एक्सप्लेन किया, गोल्ड के बराबर लेके आ गए कि भाई आपको $1 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ग्राम या मान लो सपोज तो बोल दिया 4 ग्राम आपको गोल्ड देना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो आपने करेंसी किस में एक्सप्लेन कर दी, गोल्ड में। ऐसे क्यों कि भाई $1 इक्वल्स टू बोल दे 2 ग्राम गोल्ड, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, गोल्ड के अंदर ही एक्सप्लेन हुआ।
आई बात समझ में? तो जब करेंसी को गोल्ड के इक्वल रखा जाता है, इसको बोलते हैं मिंट पार। क्या बोलते हैं? मिंट पार या मिंट पैरिटी थ्योरी। क्या बोलते हैं? मिंट पैरिटी थ्योरी। तो मिंट पार या मिंट पैरिटी थ्योरी क्या होती है कि व्हेन करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, जब करेंसी को गोल्ड के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। ये भी रेट फिक्स है कि भाई $1 बोल दिया 4 ग्राम गोल्ड, रेट फिक्स हो गई, गवर्नमेंट तय कर दिया। या बोल दिया $1 इक्वल्स टू 2 ग्राम गोल्ड, ये भी रेट क्या हो गई? फिक्स हो गई। दोनों एग्जांपल आया था समझ में, कोई दिक्कत नहीं। रेट क्या फिक्स किसने की है? गवर्नमेंट ने की है। अब मान लो सपोज करो भाई गोल्ड में एक्सप्लेन नहीं करना, नहीं करेंसी में एक्सप्लेन करना। कुछ कंट्रीज क्या करती है, अपने करेंसी को पैक कर देती है, एडजस्ट कर देती है कि अपने बीच में कोई तरह का कंपटीशन नहीं रही, एक्सचेंज का झंझट नहीं रही। जिससे भाई यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं उन्होंने क्या कर दिया, अपने करेंसी को पैक कर दिया। फ्रांस जर्मनी से मिला कि भाई यूरोप में आपको ट्रेड करना है तो यूरो चलेगा। अब अमेरिका में कितनी कंट्री, कनाडा वगैरह सब जगह क्या चलता है आपका, यहाँ पर स्टेट करेंसी अलग चलती है। अमेरिका करेंसी वहां पे क्या हो गई? गोल्ड हो गई। आई बात सब क्या हो गए? डॉलर हो गए। स्टेट करेंसी वहां पर अलग है, लेकिन कंट्री करेंसी वहां पर क्या हो गई? यूनिवर्सल करेंसी उन्होंने क्या तय कर दी? डॉलर के फॉर्म में तय कर दी। आई बात समझ में? तो जब क्या करते हैं, कुछ कंट्रीज की करेंसी को पैक कर दिया जाता है, एक ही साथ एक्सप्लेन कर दिया जाता है, एक जगह पैक कर दिया जाता है, उसको यूनिट कर दिया जाता है, सिंगल करेंसी बना दी जाती है, उसको बोलते हैं पैक सिस्टम। जैसे भाई एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने यूरोप का लिया या मैंने किसका लिया? अमेरिका का लिया। इन्होंने कुछ कंट्रीज ने मिलकर अपनी यूनिवर्सल करेंसी तय कर ली, डॉलर। यूरोपियन सारी कंट्रीज ने मिलकर अपनी यूनिवर्सल करेंसी तय कर ली, यूरो। इस तरीके से ब्रिटेन की 3 कंट्री, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, तीनों ने मिलकर अपनी सिंगल करेंसी तय कर दी, पाउंड। आई बात समझ में कि इनकी स्टेट करेंसी अलग है, ठीक है ना, लेकिन इनकी यूनिवर्सल करेंसी क्या होगी? पाउंड, यूरो या डॉलर के अंदर होगी। आई बात समझ में? रेट कौन तय करेगा? रेट तय गवर्नमेंट ही करेगी। तो इसके 2 मेथड हो गए। अब इस मेथड के मेरिट्स क्या और डीमेरिट्स क्या है? देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में रेट कौन तय करता है? गवर्नमेंट तय करती है। एक बार रेट तय होगी, फाइनल रहेगी 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने साल के लिए भी रेट तय की वो रेट एक बार तय कर दी, क्या रहेगी? फाइनल रहेगी। अब इस मेथड के मेरिट्स क्या? पहला मेरिट सुनना, स्टेबिलिटी। क्या लिखा हुआ नोट्स में? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि भाई एक बार करेंसी तय हो गई, रेट तय हो गई $1 इक्वल्स टू 40 रुपीज, ये एक बार तय हो गई तो अब ये रेट 2-3 साल के लिए रहेगी। रेट स्टेबल है। जब रेट स्टेबल है तो सरकार के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? वो पहले से मैक्रो पॉलिसीज बना के रख सकते हैं। मैक्रो पॉलिसी क्या होती है? जो गवर्नमेंट खुद की नीतियां बनाती है, जैसे भाई कितना आने वाले टाइम में खर्चा करना है, बाहर से लोन ले कितना लेंगे, उसका इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, मना कोई भी दूसरी कंट्री के साथ अपन कॉन्ट्रैक्ट 3-4 साल के लिए कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसीज बना रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बना रहे हैं, तो जितने भी पॉलिसीज बनती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, उसमें भाई आज जैसे मान लो सपोज करो, आज मान लो इंडिया ने किसी कंट्री के साथ अपना फिक्स रेट तय कर दिया कि भाई ये एक्सचेंज रेशियो रहेगा, और उसके अंदर आज हमने कोई लोन लिया है, 3-4 साल तक के लिए वो लोन वापस चुकाना है, 3-4 साल बाद में, तो यदि रेट फिक्स रहेगी तो हमें पता होगा 4 साल बाद में हमें कितना वापस चुकाना है। सरकार उसका प्लानिंग अभी से बना के रख सकती है। आई बात समझ में? तो स्टेबिलिटी रहेगी, रिस्क कम रहेगी, सरकार पहले से पॉलिसी नीति वगैरह बना के रख सकती है। अब इसके नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि आपको बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व रखना पड़ेगा। आपको एनी टाइम गोल्ड रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप $1 के लिए 40 रुपए दो, या जो भी आज मान लो $1 के बराबर जितने ग्राम के गोल्ड बनता है, जितना भी गोल्ड बनता है वो गोल्ड दो। तो या तो आप करेंसी दो, करेंसी नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो? आपको क्या देना पड़ेगा? गोल्ड देना पड़ेगा। तो आपको गोल्ड के फॉर्म में एनी टाइम एक बहुत बड़ा ह्यूज रिजर्व रखना पड़ेगा। जब गोल्ड के फॉर्म में बहुत बड़ा रिजर्व रखेंगे, आपकी कैपिटल कुछ ना कुछ ब्लॉक हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी वो चीज आपके काम ही नहीं आ रही। जैसे एग्जांपल है ना कि भाई किसी घर में 40 तोला सोना पड़ा है ना, तो वो क्या कर सकता है? कहीं पे उसको मॉर्गेज रख सकता है ना, लोग पैसा मांग रहे हैं उसका चुका सकता है, लेकिन 40 तोला घर में सोना यूं क्यों पड़ा? तो ब्लॉक हुआ पड़ा, आपके काम कहीं नहीं है। फ्यूचर में पता नहीं कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उसको गोल्ड को काम में लिया जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं? उसको एज रिजर्व रखते हैं। तो कहने का जो रिजर्व में चीज रखी है वो अनसर्टेनिटी में काम आ जाएगी, तो आपकी ब्लॉक हो ही पड़ी, वो आपके डे टू डे में काम नहीं आ रही है। दूसरा, एक बार किसी भी कंट्री ने अपने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए, आज भाई 2 कंट्री के साथ में इंडिया और चाइना का मान लो रेट फिक्स हो जाए, चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर दिया, 10 साल के लिए रेट फिक्स है इसलिए,
तो उसको रिसोर्सेज को आप एकदम से चेंज करना भी पॉसिबल नहीं है। तो मोमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा, रिजिड होगा, कि आप इजीली अपने रिसोर्सेज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी रेट फिक्स है, आपका कितना पैसा लगा, कितना पैसा वापस देना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो ये हो गया फिक्स्ड मेथड। अब सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें किसी दूसरी कंट्री की करेंसी की जरूरत क्यों है, या दूसरी कंट्री के लोगों को हमारे देश की करेंसी की जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, इसका रीजन समझना। पहली बात तो हमें दूसरी कंट्री की करेंसी की जरूरत क्यों समझना। यदि आप फॉरेन में घूमने जा रहे हो तो वहां जाकर इंडिया के रुपए खर्च नहीं करो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर की करेंसी चाहिए। आप जिस देश में घूमने जा रहे हो वहां आप इंडियन करेंसी देंगे, उसके बाद वो अपने देश की करेंसी देंगे, तो या तो यहां से एक्सचेंज कर ले जाओ या वहां जाके एक्सचेंज करो। दूसरा, आप दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, आपको वहां की करेंसी चाहिए। आप दूसरे देश का सामान परचेज करो, इंपोर्ट करो, तो उनको पेमेंट उनकी करेंसी में करना पड़ेगा। आई बात में इसी तरीके से हमारे पास उनकी करेंसी आएगी कहां से। भाई आज कोई बंदा मान लो अमेरिका जाना चाहता है, आके बोलता भारतीय डिपार्टमेंट को फॉरेन एक्सचेंज को बोलता है कि मुझे इतने डॉलर दो, तो भारत के पास डॉलर आएंगे कहां से। जैसे हमारे हिंदुस्तान में कोई बंदा एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर में पेमेंट करेगा, डॉलर आएगा। इस तरीके से बाहर का बंदा कोई घूमने के लिए आएगा तो डॉलर देगा, उसके बाद इंडियन रुपीज लेके यहाँ पर घूमेगा। कोई बंदा बाहर का बंदा इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने देश की करेंसी लेके आएगा, देगा, उसके बदले में क्या होगा, इंडियन करेंसी लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा या घूमेगा फिरेगा। आई बात समझ में। इस तरीके से वहां की करेंसी यहाँ पे आती है, यहाँ की करेंसी वहां पर जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर समझना आप अच्छे से, बहुत ज्यादा काम आएगा। कि जैसे मान लो सपोज करो $1 60 रुपीज का था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, $1 कर दिया 40 रुपए का। पहला $1 के लिए कितने रुपए दे रहे थे, 7 रुपए। अब आप $1 के लिए कितने दे रहे हो, 40 रुपए, कम दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप, पहले से कम दे रहे हो। अब कम दे रहे हो, इसको बोलते हैं रीवैल्यूड। क्या बोलते हैं, रीवैल्यूड। ये फिक्स मेथड में पढ़ रहा है, किसका पढ़ रहा है, फिक्स मेथड। पहले आप $1 का 60 रुपए दे रहे थे, अब आप $1 का 70 रुपए दे रहे हो, इसको बोलते हैं डी वैल्यू। क्या बोलते हैं, डी वैल्यूड। आई बात समझ में। तो रीवैल्यूड और डीवैल्यूड कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ध्यान रखना, रीवैल्यूड और डीवैल्यूड दोनों कौन करती है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना कौन करती है, गवर्नमेंट, सरकार द्वारा किया जाता है। आई बात समझ में। तो आप यदि पहले के मुकाबले में कम पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूड। आप पहले के मुकाबले में ज्यादा पेमेंट करो, क्या बोलेंगे, डीवैल्यूड। अब इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फर्क क्या पड़ता है, समझना, अच्छे समझना। देखो, यदि आप इंपोर्ट करते तो आप सामान का बाहर से खरीदते तो क्या करते, आपको पेमेंट करना पड़ता। तो पहले आप क्या करते, पेमेंट आपको डॉलर में करना पड़ेगा। पेमेंट किस में करना पड़ेगा, आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले आप भारतीय सरकार को फॉरेन एक्सचेंज को 60 रुपए देते तो आपको $1 देता, राइट। लेकिन मान लो रीवैल्यू हो गया, अब 60 के बजाय 40 रुपए देंगे तो आपको $1 मिल जाएगा, यानी कम रेट पर आपको डॉलर मिल रहा है। तो क्या होगा, इस केस में इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। आई बात समझ में। लेकिन एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट क्या होगा, घटेगा। कैसे, पहले जब आप एक्सपोर्ट करते थे आपके पास $1 आता, आप एक्सचेंज करवाते आपको 60 रुपए मिलते। अब आप यदि एक्सचेंज करते हो, आप एक्सपोर्ट करते हो, आपके पास $1 आता तो आपको 40 रुपए मिलेगा, कम मिलेगा आपको, तो आप एक्सपोर्ट कम कर दो, क्यों, आपके आधा पैसा क्या रखा हमारा। इसमें उल्टा है, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, कि पहले यदि मान लो आप इंपोर्ट करते थे तो 60 रुपए देकर $1 खरीद के आप सामान परचेज करते। अब 60 के बजाय आप 70 रुपए दे रहे हो, आप पेइंग मोर, तो आप इंपोर्ट कम कर। पहले आप 60 रुपए, $1 मिलता, 60 रुपए कमाते। अब $1 मिलता क्या, 70 रुपए कमा, ज्यादा कमा रहे हो, एक्सपोर्ट क्या करोगे, ज्यादा। इस मेथड को पढ़ना, ये फिक्स मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल मेथड और चैप्टर क्या कर देंगे, खत्म।